हेलो क्लास, वेलकम बैक टू स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज नए लेक्चर में बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। ये बेटा सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 है। फर्स्ट बुक में हमारे टोटल 8 चैप्टर है। हमारा 9th और 10th चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 कल शुरू करके कल ही खत्म कर देंगे। ये रिमेनिंग चैप्टर दोनों की लोगों, ठीक है जी। बेटा फाइनेंशियल मार्केट शुरू करना है, लेकिन जब तक मैं फाइनेंशियल मार्केट क्लियर ना कर दूं तब तक आपको पता ही है फाइनेंशियल मार्केट तब तक बेटा फाइनेंशियल मार्केट को और नहीं शेयर मार्केट, ठीक है जी। जब तक मैं क्लियर ना कर दूं, मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही क्लियर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बेस को करें बेटा। सबसे पहले मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है जी। मुझे उसकी चर्चा करनी है, आप सब सामने देखते हैं, बस सामने ही देखो, अभी मैं नोट्स नहीं दे रहा, सब सामने देखो। लोगों के सामने देखो बेटा। हाउस होल्ड जैसे कि आप और हम जैसे लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं और बेटा बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक के पास इंटर्न बहुत सारा पैसा आ जाता है हम सबकी वजह से, और बेटा बैंक इस बहुत सारी आपकी सेविंग्स को बेटा लोन पर दे देता है बिजनेस फर्म्स को। यानी कि पैसा था यहाँ, पहुंच किसके पास गया, बिजनेस फर्म्स के पास। दूसरे तरीके से सोचे तो बेटा बिजनेस फर्म्स क्या करती है, यूजिंग शेयर मार्केट अपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज को इशू करती है, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। और बेटा इनको बाय कौन करता है, अगेन हाउस होल्ड। क्योंकि आपने बाय किया है तो आपको इस बाय करने के बदले में पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे बिजनेस फर्म्स के पास। यानी कि बैंक भी अल्टीमेटली पैसे पहुंचाता बिजनेस फर्म्स के पास ही है, फाइनेंशियल मार्केट भी अल्टीमेटली पैसे पहुंचाती तो बिजनेस फर्म्स के पास ही है। बेटा इस प्रोसेस को हम जानते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के नाम से। क्या बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोसेस को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और बेटा इन दोनों को बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब तो समझते ही हैं, काइंड ऑफ मिडल मैन। तो बेटा मिडल मैन नहीं हो, यहाँ का पैसा वहां पहुंचा, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी हो और इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्लियर है बात? चलो जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा यानी कि फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ही समझा है, तो शेयर मार्केट के फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेलिंग एंड जनरेटिंग रेवेन्यू टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। दोनों मैंने चैप्टर छोड़े, आपको बताइए क्यों छोड़े, आप दीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज है, पहली वजह। सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में चलाने हैं, दूसरी वजह। तीसरी वजह मेरी फेवरेट, मेरी स्ट्रेंथ। ठीक है जी, स्ट्रेंथ को तो बाद में रखना है, ठीक है जी। आपको पता ही है इस चीज में तो मैं बिना एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। मार्केट का जो सीरियसली रहने का आउटकम सिलेबस है, या मार्केट टीचर कह देंगे मेरे को प्रॉब्लम है, मैं पक्का बता दूंगा उस चीज के बारे में यहाँ पर। चलो क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड जनरेटिंग कैपिटल मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बेटा क्या मार्केट का पहला फंक्शन क्या क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। आपसे सेविंग मोबिलाइज करना मतलब इकट्ठा करना और उसको इन्वेस्ट करना इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बेटा शेयर मार्केट का सबसे पहले यही काम है कि वो क्या करती है, आपको चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, और भारी भरकम चॉइस देती है। कोई एक दो चॉइस नहीं है शेयर मार्केट के पास। बेटा कितनी सारी कंपनी के शेयर, कितनी सारी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर, कितनी सारी कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड है शेयर मार्केट। बेटा कई हजारों कंपनी है,
यानी कि शेयर मार्केट के पास आपको एक देने के लिए कोई एक या दो या तीन एवेन्यूज नहीं है बेटा, कई लाखों एवेन्यूज है। तो बेटा शेयर मार्केट का से आपकी सेविंग को मोबिलाइज करना और आपको डिफरेंट ऑप्शंस देना टू इन्वेस्ट, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करना टू इन्वेस्ट, जहां आपको लगे कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव यूज हो सकता है, मैं इन्वेस्ट करूं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिव यूज? क्या मतलब होता है प्रोडक्टिव यूज का? बेटा हर वो चीज प्रोडक्टिव यूज है जहां पैसे से पैसा, हर वो चीज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है जैसे मार्केट में अगर बेटा सोचिए समझिए इन्वेस्टमेंट होगी तो पक्का पैसे से पैसा बन जाएगा। ठीक है ना जी? और हजारों ऑप्शन है मेरे पास बताने के लिए। एग्जांपल दो ए से शुरू करता हूं, जब आप कहोगे सर के बस ठीक है नहीं तब बस कर देंगे। ठीक है जी, जो पहले ही एग्जांपल देता हूं, किसी टाइम पर मैं ट्रेड किया करता था, आज से 4 से 5 साल पुरानी बात कर रहा हूं। टीटागढ़ वेगन एक कंपनी है उसमें, ठीक है जी, टीटागढ़ वेगन, ठीक है जी, 50-60 रुपए का शेयर होता था, आज 1000 का 15 गुना से भी ज्यादा हो गया, एवरेज पे 15। अब बताओ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टेक्निक, ये 500 रुपए का शेयर टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड था, मुझे आईपीओ में मिला था, खुला था जिस दिन 1400 का बना था, 500 रुपए का 1400 का खुला, 3 गुना ऑलमोस्ट। सर बताओ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टेक्निक, ठीक है जी, यूनियन बैंक, ठीक है जी, और ये आपने देखा होगा 10-12 रुपए, ठीक है जी, आज अगर देखना 100 के आसपास प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है या नहीं आप बताओ। रिलायंस 750 रुपए, ठीक है जी, आज देख लो रिलायंस के दो टुकड़े भी होंगे, लगे जियो फाइनेंशियल कंपनी अलग है, अगर दोनों के शेयर की मार्केट वैल्यू जोड़ दो तो लगभग 3500 रुपए, 750 रुपए। अब आप देख लो कितने कितने गुना हो गए, काका काका सा गुना हो गए, जितनों की भी मैंने एक साथ कर दिए। तो बेटा यही तो है मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या बात, तो पैसा तो पैसा, ठीक है ना जी? समझ में आती है इतनी बात? हर साल क्या है आपको बता देता हूँ, हर साल निफ्टी 12% बढ़ रही है एवरेजली, इसी साल गिरती है पर इस साल 20% बढ़ती है, एवरेज बात करो तो हर साल निफ्टी 12% बढ़ रही है, प्रोडक्टिव नहीं है। क्लियर है ना जी बात? आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड हेडिंग क्या लिखी है बेटा? प्राइस कब दी बेटा? दुनिया में किसी भी मार्केट का इस सबसे पहला काम होता है कोई कमोडिटी बिक रही है उसका प्राइस फिक्स कराना। कमोडिटी बिक रही है बेटा, दुनिया में किसी भी मार्केट का ये पहला काम है कि उसमें जो भी कमोडिटी बिक रही है उसका प्राइस फिक्स करा कर दे। बेटा फाइनेंशियल मार्केट में भी एक कमोडिटी बिक रही है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। तो बेटा फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस फिक्स करा कर देना पहली जिम्मेदारी है फाइनेंशियल मार्केट की। बेटा कोई भी मार्केट कैसे अपनी कमोडिटी का प्राइस फिक्स कराती है? दुनिया में प्राइस फिक्स करने का बेटा किसी के पास कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। वन एंड द ओनली वे इज इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। बेटा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे वहीं पर प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। मैं ये बात हमेशा प्रूव करता हूँ एक बड़े छोटे से एग्जांपल के साथ। आज आप बेटा निकलो और आज मान लो गर्मियां पीक पर है, जून का महीना है और आपको तरबूज खाना है, वाटरमेलन खाना है और आप पहुंचो फ्रूट मंडी। बेटा आप फ्रूट मंडी पहुंच गए, आपने देखा हर दूसरी दुकान पे वाटरमेलन है और एक दो नहीं लेके बैठे हुए, कहीं कहीं 100 कहीं कहीं 1000 वाटरमेलन लेकर बैठे हुए। आपने दाम पूछ लिया कितना, तो एक ने बताया 20 रुपए किलो, दूसरी दुकान ने बता दिया 18, तीसरे ने बता दिया 15 रुपए किलो। ये क्यों गिरता जा रहा है भैया प्राइस? क्योंकि बेटा आपकी डिमांड तो बहुत जरा सी है, आप 2-4 किलो 5 किलो वाटरमेलन खरीद लोगे, सामने वाले के पास सप्लाई तो देखो कितनी है, इसलिए तो दाम गिर रहा है। सर इतना तो बेसिक प्रिंसिपल जानते ही हो ना, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है प्राइस गिरेगा, वही सब कुछ हो रहा है ना। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स का दाम भी क्या ऐसे ही फिक्स होता है? बेटा ओनली वही है ये, और कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे ही प्राइस फिक्स होता है। इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, जब तक मैं कुछ और ना बताऊं, वैसे मैं कुछ और बताऊंगा।
फाइनेंशियल एसेट्स तीन ही चीजें होती है। कौन कौन सी तीन? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। जब तक मैं कुछ ना बोलूं, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब तीन बातें। ठीक है जी। तो बेटा क्या फाइनेंशियल मार्केट इन तीनों का प्राइस डिटरमाइन करती है? बिल्कुल करती है, डिमांड और सप्लाई प्रेशर पर बेस्ड। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल देने की कोशिश की थी। बेटा ये प्राइस फिक्स करने ना कोई एक इंसान नहीं बैठा, ठीक है जी। ये प्राइस फिक्स करते हैं बेटा सुपर कंप्यूटर्स। और बेटा सुपर कंप्यूटर नॉर्मली 1 लाख पीसी के बराबर कैपेसिटी रखते हैं। एक नॉर्मल पीसी है, जब 1 लाख ऐसे पीसी बन जाएंगे ना, उनकी कैपेसिटी रखता है सुपर कंप्यूटर, और बहुत बड़े बड़े काम करता है, जस्ट लाइक वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है जी। वेदर फोरकास्टिंग आप समझ सकते हो कितने खतरनाक चीजों में से एक है। ऐसे काम करते हैं सुपर कंप्यूटर। तो शेयर मार्केट को उसकी बहुत जरूरत है। मैं कारण बता देता हूँ क्यों ऐसा है। बेटा 9:15 मार्केट खुलती है, 9:15 मार्केट खुली, 9:15 दूसरा सेकंड ही था, इतने में ही एक बंदे ने दुनिया के किसी कोने में से बैठे हुए एक ट्रेड लगाया कि वो रिलायंस के 200 शेयर बाय करना चाहता है। ठीक है जी। इतने में ही एक दूसरा बंदा उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ, उसने भी ट्रेड लगाया कि वो 500 शेयर रिलायंस के सेल करना चाहता है। इन दोनों ट्रांजैक्शन ने एक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुपर कंप्यूटर को हिट करा। क्या होना चाहिए आप बताओ? डिमांड है 200 की, सप्लाई है 500 की। रिलायंस का शेयर हल्का सा पक्का गिरेगा ही गिरेगा, पक्का गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है जी। और मैं कहूं अगले ही सेकंड ऐसा हुआ कि रिलायंस की 1000 शेयर की किसी ने बिड लगाई कि वो बाय करना चाहता है, लेकिन दुनिया में किसी ने सेलिंग की बिड लगाई कि वो 300 शेयर बेचना चाहता है। अब क्या होगा? जैसे ही अगले सेकंड ये दोनों ट्रांजेक्शन हिट करेंगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में, प्राइस फिर बढ़ेगा। और ये हर सेकंड कहानी चलती है, और दुनिया के हर कोने से कहानी चलती है। और ये एक शेयर की कहानी बता रहा हूं मैं। आप सोचो 60,000 से ज्यादा शेयर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर लिस्टेड है। क्या क्या ये कोई काम इंसान कर सकता है हर सेकंड? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे प्राइस डिस्कवर होता है मैंने बता दिया। ठीक है जी। आप सुपर कंप्यूटर वाली बात कोई नहीं लिखेंगे, डिमांड और सप्लाई प्रेशर वाली बात पूरी चिपका देंगे जो मैंने समझा। क्लियर? आगे बढ़ जाए। थर्ड हेडिंग इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्लियर है, तीन बातें। लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। क्या मतलब है बेटा लिक्विडिटी का? कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। मैं कहता हूं आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है और आपके पास एक इमरजेंसी है जिसमें आपको कैश की जरूरत है। बेटा फाइनेंशियल मार्केट का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है विद इन सेकेंड्स, पलक झपकाते ही। मैं कहता हूं मार्केट रेट चल रहा है किसी शेयर का 100 रुपए और 55 पैसे, आप बस बिड डाल दो मैंने 100 रुपए 50 पैसे में बेचना है, पलक झपकाओगे आप बाद में, पहले लिखा आ जाएगा आपके शेयर से, लिख कर ले लो मुझसे। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने शेयर बेचने निकाला और शेयर बिका है, क्योंकि मार्केट में कोई बायर नहीं था, देखा ही नहीं। इंडियन शेयर मार्केट को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कर लेना। ठीक है जी। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बायर सेलर है भैया, काउंटिंग नहीं है। ठीक है जी। मैंने पिछली बार भी बताने की कोशिश करी थी, बहुत साल पुराना एक स्टैट है कि इंडियन शेयर मार्केट की टर्नओवर कितनी है, और मैंने बताया भी था आपको कितनी है शेयर मार्केट की टर्नओवर। ये बहुत पुराना स्टैट है। इंडियन शेयर मार्केट की टर्नओवर है $3 ट्रिलियन, और बहुत पुराना है। इतने बार इतने सेलर बैठे हैं कि बाबू आज की तारीख में तो ये इसका भी 1000 गुना हो चुका है। क्लियर है जी बात? समझ में आता है कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है, तुरंत कैश में कन्वर्ट, यही लिक्विडिटी है। ठीक है। चौथे नंबर पे एक बात लिखी है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो वो यहाँ कॉस्ट का मतलब तीनों बातों से, लगने वाले टाइम, लगने वाले एफर्ट और लगने वाली मनी से। टाइम, एफर्ट और मनी, तीनों बातों से मेरा मतलब है कॉस्ट से। बाबू ये बात ना आपको तभी अच्छे से समझ में आ सकती है जब कोई आप ऐसी चीज सोचो, ऐसी कॉमोडिटी सोचो, ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जिसकी बेटा कोई मार्केट ना हो। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाने की कोशिश की बेटा कि आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है जी, कोई बाजार, कोई मंडी ऐसी है जहां वो बिकता है, कोई ऐसा बाजार है, कोई ऐसी मार्केट है जहां प्रॉपर्टी बिकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, ऐसी कोई मार्केट नहीं, ऐसा कोई बाजार नहीं। बेटा
एक बार कोशिश करो आप उसको बेचने की, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि कॉस्ट का मतलब क्या है। बेटा आपने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया, आपने उसको प्रॉपर्टी दिखाई, आपने कहा जी बेच दोगे? उसने कहा जी बिल्कुल बेच दूंगा, आप तसल्ली रखो। आपने कहा जी कितने दिन में बेच दोगे? उसने कहा जी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कल ही आ जाए ग्राहक मेरी तरफ से। तो महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ नहीं बिका। आपने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया, तीसरे को दिखाया, 4 को दिखाया, क्या गारंटी है कल बिक जाएगा? तो क्या गारंटी? एफर्ट लग रहे हैं, टाइम जा रहा है बार बार। और मैं कहता हूँ एक दिन ग्राहक ले आया एक प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी बिक गई आपकी, ठीक है जी, और 50 लाख की बिकी। उसने कहा सर मेरी तो 1% ही कमीशन है, ईमानदारी की लॉजिक, 1% आपसे ले गया 50 हजार, ठीक है सर। अच्छा यही शेयर मार्केट होती और मुझे शेयर खरीदने बेचने होते 50 लाख रुपए के, तो सर लगने वाला टाइम, हाँ सर बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड लग जाता। बिस्तर पे लेटे रहते, आंखें बंद करके 1 सेकंड में बाय हो जाते 50 लाख के शेयर। एफर्ट, एफर्ट तो बहुत ज्यादा है भैया, ऑनलाइन जाना पड़ता है आंखें खोल के, ये तो एफर्ट है। और पैसा, पैसा भी बेटा बहुत ज्यादा लगता है। आज की तारीख में बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको कहते हैं 20 रुपए पर ऑर्डर में आप ऑर्डर डाल सकते हो। 50 लाख का एक ही ऑर्डर है तो 20 रुपए में डल जाएगा, 20 रुपए कमीशन, 20 रुपए, दैट्स इट। तो सर कोई नेग्लिजिबल टाइम है, नेग्लिजिबल एफर्ट्स हैं, नेग्लिजिबल मनी लग रही है, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो आप, ऐसी कॉस्ट लग रही है आपकी। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं तो कॉस्ट भी है, नो टाइम, नो एफर्ट, नो मनी। क्या मैंने चारों बातें क्लियर की? अच्छा समझ में आई? सब 2 ही मिनट मिलेंगे रीड करने के लिए, और ये चैप्टर खराब नहीं कर सकते आप, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई वापसी नहीं है इसके बाद। बेटा फर्स्ट वाली हेडिंग का मतलब है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? आपकी सेविंग को इकट्ठा करती है और आपको ऑप्शन देती है टू इन्वेस्ट, जहां आपको लगे कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको लगे जहां पैसे से आपका पैसा बन जाएगा, वहां इन्वेस्टमेंट करो। अब एक बार फटाफट से रीड करके बताना बेटा। आप आपको बता देता हूँ, जब आप नोट्स में डायग्राम देखोगे ना, तो हाउस होल्ड को स्लैश करके लिखा गया सेवर्स, और बिजनेस फर्म को स्लैश करके लिखा गया इन्वेस्टर्स। इन दोनों नाम को आप पहले तो इग्नोर करना सीख जाओ, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आता, बिजनेस फर्म इन्वेस्टर्स नहीं होती, ये तो इशूअर्स होते हैं, ये होते हैं इन्वेस्टर्स। तो मैं कभी भी इन नाम का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है जी। अब पढ़ना जरा फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है नोट्स में, वो जो आप कह रहे थे। The most important function performed by the financial market is to facilitate transfer of savings from, इधर देखो, ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू द बिजनेस फर्म्स। सेवर टू द इन्वेस्टर छोड़ दो ना, हाउस होल्ड का दूसरा नाम सेवर्स है। तो पहला फंक्शन यही है फाइनेंशियल मार्केट का, पैसे को यहां से यहां पहुंचाती है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। चारों बातें डन है, पढ़ चुके हो, आगे बढ़ जाए। चलो सामने देखो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट को ना 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बेटा गवर्नमेंट से पूछा गया कि गवर्नमेंट आपने क्या बेसिस लिया इनको क्लासिफाई करने का, क्या वजह इनको क्लासिफाई करने की? बेटा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्लासिफाई किया गया फाइनेंशियल मार्केट को। मनी मार्केट में गवर्नमेंट ने कहा हम वो इंस्ट्रूमेंट बिकवाएंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर, हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होता है वो मनी मार्केट में बिकवाई जाती है, और हर वो सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से काफी ज्यादा होता है वो बेटा कैपिटल मार्केट में बिकवाई जाती है। समझ में आता है आपको क्या क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का? ठीक है जी। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आप 3 ही फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जानते हो, तीनों कैपिटल मार्केट में बिकती हैं। इक्विटी शेयर्स 1 साल से काफी ज्यादा के लिए इशू होते हैं, लाइफ टाइम के लिए इशू होते हैं। प्रेफरेंस शेयर 5 साल से 20 साल के लिए इशू होते हैं, और डिबेंचर्स 5 साल से 20 साल के लिए इशू होते हैं। समझ में आती है जी बात? तो बेटा फिर मनी मार्केट में क्या बिकता है? अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कोर्स का पार्ट नहीं है, पर बेटा मैं नाम नाम बोल देता हूँ, आपने पिछली बार तो मुझसे सारा डिटेल में पढ़ा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, लेकिन कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इस बार वो करेंगे जो कोर्स का पार्ट है। टी बिल्स है सबसे पहले, याद होगा ये तो, ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी इको में खत्म किया। जीरो कूपन बॉन्ड जिसका दूसरा नाम होता था। कॉमर्शियल पेपर, 11th क्लास में भी पढ़ते थे, है ना, कॉमर्शियल पेपर। फिर कॉमर्शियल, सॉरी, कॉल मनी होगा,
ठीक है जी, कमर्शियल बिल्स होगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होगा। ये 5 इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में बिका करते थे। पिछली बार सबके बारे में जाना था और बहुत अच्छे से जाना था, इधर देखना चाहिए बेटा। अब मैं कुछ और बातें कर देता हूँ मनी मार्केट से रिलेटेड। एक काम करना, मनी मार्केट का ना इंट्रोडक्शन पढ़ना। क्या मनी मार्केट शुरू हो रहा है ना, 4 लाइनें दी हुई है, वो पढ़ना। फिर नीचे इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ने, वो इंट्रोडक्शन पढ़ना। चलो बेटा, मनी मार्केट में मेनली कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, थोड़ी सी बात इस पर करनी है मुझे। बेटा अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ाता तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होता है बात बताना, पर फिर भी अगर पिछली बार का याद है तो बहुत अच्छा। बेटा मेनली यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि कमर्शियल बैंक, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इवन म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बेटा म्यूचुअल फंड्स आर द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं बेटा, कुछ और नहीं, एक्सपर्ट्स का पैनल होता है बेटा। जैसे कि रिलायंस ने कोई म्यूचुअल फंड बना दिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई म्यूचुअल फंड बना दिया, या कैनरा रोबिको ने म्यूचुअल फंड बना दिया। बहुत सारे ब्रांड्स हैं बेटा जो अपने अपने म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, दो दो तीन तीन मार्केट के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, म्यूचुअल फंड क्रिएट कर देते हैं और पब्लिक से डिमांड करते हैं कि आप पैसे दो इस म्यूचुअल फंड में। पब्लिक पैसे देती है, मंथली भी दे सकती है, लमसम भी दे सकती है। मैं कहता हूँ लमसम आपके पास 15,000 करोड़ रुपए आया बेटा, ये पब्लिक क्यों पैसा दे रही है? पब्लिक हमेशा म्यूचुअल फंड को इसलिए पैसा देती है कि उनके पास पैसा तो है, पर ये समझ नहीं है कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड अपना उनका पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा। और इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक नियम है, ठीक है जी, वो ध्यान रखना, वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना म्यूचुअल फंड के लिए है। डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा बोलता हूं मैं नियम, हमेशा, डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक जगह पे मत डालो, एक फूटेगा सब फूट जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो बेटा म्यूचुअल फंड बांट बांट के इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा किस कंपनी के शेयर में, थोड़ा किस कंपनी के शेयर में, थोड़ा किस कंपनी के शेयर में, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, टी बिल्स, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा फॉरेक्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा प्रॉपर्टी में, बांट बांट के इन्वेस्टमेंट हर जगह से कमाते हैं, हर जगह से, ठीक है जी। और फिर अपने खर्चे काटने के बाद बांट देते हैं। समझ में आई म्यूचुअल फंड की कमाई क्या है? वो अपना खर्चा काट लेते हैं, फिर आपको बांटते हैं, आपको भी हेल्दी रिटर्न मिल जाती है, उनका भी चलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड क्यों पार्टिसिपेंट्स है मनी मार्केट में? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ठीक है ना, ये अपना रिस्क हेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। थोड़ा पैसा रिस्क की जगह पे लगाया तो थोड़ा रिस्क फ्री जगह पे भी लगाया। क्लियर है अच्छी बात, पक्का बढ़ जाए, बढ़ो आगे, चलो जी बेटा। अब कैपिटल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मुझे उसकी बात करनी है। मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज डील होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है? कैपिटल मार्केट में जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से काफी ज्यादा है। कैपिटल मार्केट के बेटा दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या फर्क होता है बेटा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? देखो क्योंकि ये पार्ट कैपिटल मार्केट के ही है, बिकता यहाँ पर भी इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर है, बिकता यहाँ पर भी इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर है, पर बेटा प्राइमरी मार्केट का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। मतलब समझते हैं न्यू इशू मार्केट का? बेटा हर वो सिक्योरिटी जो पहली और सिर्फ पहली बार बिकेगी, कहाँ बिकेगी? प्राइमरी मार्केट। और जब दोबारा बिकेगी तो क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी हो चुकी होगी, सेकंड हैंड सिक्योरिटी हो चुकी होगी, पुरानी सिक्योरिटी हो चुकी होगी, वो कहां बिकेगी बेटा? सेकेंडरी मार्केट में। और आपको बोल देता हूं, इसी सेकेंडरी मार्केट को लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, इसी सेकेंडरी मार्केट को हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। यही है शेयर मार्केट बेटा। यानी कि जो मैंने अभी तक फाइनेंशियल मार्केट को शेयर मार्केट बोला, वो बात बिल्कुल गलत थी बेटा। फाइनेंशियल मार्केट तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि शेयर मार्केट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी है तो आपको पता होगा, वहां पर बहुत बार बोला गया है कि मनी मार्केट शेयर मार्केट से कई गुना बड़ी है। जितना पैसा यहाँ फ्लो हो रहा है ना, उससे डबल ट्रिपल पैसा यहाँ फ्लो हो रहा है। तो अब ये सोचो इसके हालात क्या है।
फॉर्मली कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, पर ये बहुत 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 वास्ट चीज है। क्या बात अभी तक समझ में आती है? न्यू इशू मार्केट इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट है। ठीक है जी, यहाँ कंपनी पहली बार अपने शेयर्स, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को देती है। ठीक है जी, और एक बार पब्लिक के पास पहुंच गए, उसके बाद पब्लिक हमेशा किसी दूसरी पब्लिक को बेचती है। वो कहाँ बिकेगी? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी, यानी कि कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होगी सेकेंडरी मार्केट में, मतलब ही कंपनी कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। बेचने वाला भी शेयर इन्वेस्टर, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक? पक्का से? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में एक और भी फर्क है। प्राइमरी मार्केट में ब्रोकर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यहाँ ब्रोकर का होना बिल्कुल कंपलसरी है। याद आ रही होगी बात कुछ कुछ। इसके मेथड ऑफ फ्लोटेशन भी कोर्स का पार्ट नहीं है ना? नहीं है ना? है नहीं है ना? बहुत सारा टॉपिक कटवा दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कटवा दिया गया, पर चलो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा एक मिनट के लिए सामने देखना। अच्छा बेटा, सेकेंडरी मार्केट की मुझे थोड़ी सी और बात करनी है, तभी मैं इसके पार्टिसिपेंट्स क्लियर कर पाऊंगा, और जब पार्टिसिपेंट्स क्लियर होंगे वैसे तभी वाइंड अप होगा। सुन लो जरा आराम से। बेटा, कौन कौन लोग सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो इशू करने वाली शेयर, भाई जिसके शेयर बिक रहे हैं वो तो कंपनी है ना, तो कंपनी तो इन्वॉल्व है। दूसरी बात बेटा, कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक्स, ये तो इन्वॉल्व है ही ना, क्योंकि आपको पता है कंपनी कभी भी शेयर अपने कैश नहीं बेच सकती, एक पाई के भी। एक सिंगल 1 करोड़ में से अगर आपको मैं 1 रुपए के शेयर कैश बेचना चाहूंगी तो वो भी नहीं बेच सकते आप। कंपनी अपने शेयर किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही बेच सकते हैं, इसलिए बैंकों की इन्वॉल्वमेंट तो कंपलसरी है। ठीक है जी बेटा, खरीदेगा कौन शेयर? इन्वेस्टर्स। अब बेटा, इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बात कर दूंगा साथ साथ। रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में जानते हो? आप और हम जैसे लोग जो बेटा रिटेल में ही खरीदते हैं, 50 100 शेयर 200 शेयर खरीद लेंगे, बस बहुत हो गया हमारा। इससे ज्यादा क्या? अगर आज एक रिलायंस का शेयर खरीदना हो और मैं कहूँ मोटी मोटी बात 2800 रुपए का हो, 200 शेयर 5,60,000 रुपए के हैं, एक दिन में खरीद लेंगे शायद। बहुत सब हमारा सबका तो एपेटाइट भी नहीं है। ठीक है जी, पूरे साल भर में भी इतना खरीद पाए तो बहुत है हमारे लिए तो। ठीक है ना जी बेटा, हमें रिटेल इन्वेस्टर जो चुटरम पुटरम खरीदते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो बल्क में खरीदते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी, जैसे कि दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक। याद है मैंने एक बात बताई थी आपको? कुछ याद आया? कोविड में चाइना के सेंट्रल बैंक ने 1 लाख शेयर बाय करने की कोशिश, 1 करोड़ शेयर बाय करने की कोशिश की थी HDFC बैंक के। 1 करोड़ शेयर। वो बात अलग है, बाद में सेबी ने इस डील को रद्द कर दिया था, पर भैया कुछ तो दिख ही रहा था उसको HDFC बैंक में, जो बाकी किसी बैंक में नहीं दिख रहा था। 1 करोड़ शेयर, क्योंकि कोविड में आपको पता ही है शेयर के दाम औने पौने रह गए थे, अब जिसको वो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वो कूद रहा था। क्लियर अच्छी बात? पक्का समझ में आती बात? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। हाँ बाबू, अगर मैं पूछूं कैपिटल मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कैपिटल मार्केट में भैया कंपनी करती है पार्टिसिपेट, जिसके शेयर बिक रहे हैं। ठीक है जी, ब्रोकर अंडर राइटर करते हैं, जो शेयर बिकवा रहे हैं। जो खरीद रहे हैं इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक्स कर रहे हैं जिनके थ्रू पेमेंट हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज भी कर रही है जिनके थ्रू पुराने शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे। कैपिटल मार्केट का तो एक पार्टिसिपेंट ही है। क्लियर है जी बात? ठीक है, बाकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में। लगता है आज के लिए इतना ही है। बाय।